Bringing it back to Japan. Ego wakarimasen. Ego wakarimasen. Aji America Jin. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है। आज हम 11th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अभी तक हम 3 चैप्टर कर चुके हैं और ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आज हम इस चैप्टर को करेंगे। इससे पहले आपने कुछ बेसिक टर्म्स को जाना था, वो बेसिक टर्म्स हम डे टू डे यूज करेंगे और आज आपको पता चलेगा कि वो बेसिक टर्म्स हमने क्यों पढ़ी थी और क्या उनका रोल था। इस चैप्टर के बारे में सब ये कहते हैं कि जैसे अकाउंट्स के बच्चे नए नए आते हैं एकदम 11th क्लास में, तो उनके लिए बड़ा एक टिपिकल सा चैप्टर है ये, ठीक है। लेकिन आप ये पूरी क्लास देखिए, ओनली 20 मिनट्स की क्लास होगी, आप कंप्लीट देखिए इसको और 20 मिनट्स के बाद ये बताना मुझे, कमेंट करना, मुझे बताना कि आपको ये क्लास मुश्किल लगी या आसान लगी। मैं इसको अपने बिल्कुल अपने देसी अंदाज में करवाऊंगा पूरी क्लास को। आपको हर पॉइंट समझ में आएगा, कोई भी पॉइंट की आपको दिक्कत नहीं आएगी। पूरा चैप्टर मात्र 2 क्लास में पूरा कर देंगे। आज मैं पूरा बेसिक्स बताऊंगा और एक क्लास हम जो नेक्स्ट जो इसे लेंगे उस क्लास में हम इसकी पूरी प्रैक्टिस करेंगे। आपके सारे जो माइंड में क्वेश्चंस आएंगे ना, वो उसके अंदर मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो आपकी मात्र 2 क्लास के अंदर, आज और कल, 2 दिन के अंदर अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी और आपको पूरा का पूरा चैप्टर इतना अच्छे से समझ में आएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि ये इतना टफ सब्जेक्ट है, टफ चैप्टर है, ठीक है। और बड़ा इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। जैसे नाम से क्लियर है, इक्वेशन। इक्वेशन हम किसको बोलते हैं? जो इक्वल हो, कोई भी दो चीजें जो इक्वल हो। जैसे हम कहते थे कि a इज इक्वल टू बी, कोई दो चीज कोई भी इक्वल होंगी वही तो इक्वेशन होती है, ठीक है। a प्लस बी इज इक्वल टू 10, इस तरह आप लिखते थे कुछ भी। यहाँ अकाउंटिंग इक्वेशन, इसका मतलब है कि अकाउंट के अंदर कौन सी चीज को हम इक्वल मान के चलते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने दो चीज बार बार यूज की थी, एक एसेट्स और एक लाइबिलिटी। 2 वर्ड यूज किए थे, एक एसेट्स यूज किया था मैंने और एक लाइबिलिटी, एक वर्ड यूज किया था लाइबिलिटीज, दायित्व और संपत्तियां। संपत्तियां और दायित्व याद रखना, ये बिजनेस का रूल है, अकाउंटिंग का रूल है, ये हमेशा इक्वल होती है। क्या होती है? हमेशा इक्वल होती है। ये इक्वल क्यों होती है, अब इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझाता हूँ, सुन लीजिए ध्यान से। अकाउंटिंग इक्वेशन समझने के लिए आपको पहले यह देखना पड़ेगा कि अकाउंटिंग के रूल क्या हैं, हम अकाउंटिंग किस प्रकार से करते हैं। तो ध्यान रखना, अकाउंटिंग करने के लिए मेन हमारे पास में जो अकाउंटिंग की जाती है इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर जो अकाउंटिंग की जाती है ये 2 तरह की होती है। ये 2 तरह की होती है। एक जिसको हम बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल मतलब एक, एंट्री सिस्टम मतलब केवल एक ही एंट्री कर दें और वो सारा काम खत्म, ठीक है। एक होता है डबल एंट्री सिस्टम। क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम। एक ये पॉइंट हो गया डबल एंट्री सिस्टम। तो इसमें 2 पॉइंट होंगे। इसके अंदर तो क्या होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम में केवल एक ही एंट्री करनी होती है, मतलब एक ही जगह पे किसी भी चीज को लिख दिया जाता है। और डबल का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर हर चीज को 2 जगह पे लिखा जाएगा, हर पॉइंट को, हर ट्रांजैक्शन को 2 जगह पे लिखेंगे हम। ये डबल एंट्री सिस्टम है और ये सिंगल एंट्री सिस्टम है। ये छोटे छोटे उद्योगों में, छोटे छोटी दुकानों में काम आता है। जैसे अपने गांव में जो भी चपड़ चुनी की दुकान देखते हैं, छोटे किराने की दुकानें, कोई चाय पानी की दुकानें, तो उस जगह पर ये चीजें हम यूज करते हैं। लेकिन जो बिजनेस थोड़ा सा बड़ा है, जो अपने अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन करता है, रजिस्टर्ड है, उसको डबल एंट्री बेस पे ही कुछ अकाउंटिंग करना आसान होता है, अच्छा होता है। इसका मतलब है हम इसको मॉडर्न टेक्निक भी बोल सकते हैं। ये हमारी मॉडर्न टेक्निक है, ठीक है। ये पुरानी पद्धति है, पुराना मेथड है ये, ठीक है। तो डबल एंट्री का मतलब हर बात को 2 जगह पे हम लिखेंगे। कोई चीज आएगी तो कोई चीज जाएगी। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आपने, पहला एग्जांपल, आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आया, एक पॉइंट। आपके पास पहले से फर्नीचर कुछ भी है, आप उसमें ऐड कर दोगे। फर्नीचर की था तो पैसे चले गए, तो पैसे चले गए तो क्या होगा, नगद में जो भी पैसा आपके पास पड़ा हुआ उसमें से आप माइनस कर दोगे। तो एक ही, मान लीजिए 10,000 का फर्नीचर था,
तो 10,000 रुपीज को आपने दो जगह पे लिखा, 10,000 रुपीज को आपने दो जगह पे लिखा कि नहीं लिखा? तो यही आपका डबल एंट्री सिस्टम है और इसी बेस पे हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन चलेगी। याद रखना ये बात, ठीक है? इसका मतलब है कि अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने के लिए हमें डबल एंट्री को माइंड में रखना पड़ेगा। और अब आपको एक बात और क्लियर होगी कि हर ट्रांजैक्शन को हम दो जगह पे लिखेंगे, ठीक है? और जहां भी लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वो अब आपको प्रॉपर अपने बिल्कुल देसी तरीके से समझाता हूं। आपको एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है? अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए आपको क्या करना है, पूरे पेज के आपको तीन पोर्शन बना लेने हैं, ठीक है? एक लायबिलिटी का बात थोड़ा सा कम ले लेंगे, एग्जांपल के लिए मैंने लायबिलिटी के लिए ले लिया, ठीक है? एसेट्स का थोड़ा सा ज्यादा ले लीजिए, ये थोड़ा सा एसेट्स का ले लिया, और ये थोड़ा पेज कम है मेरे पास में। मान लीजिए आपके पास पेज होगा तो कितना पेज, जितना आपने लायबिलिटी के लिए लिया है उतना ही पेज आप ले लेंगे कुछ लिखने के लिए। इसको बोलते हैं पर्टिकुलर। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहला पॉइंट हो जाएगा पर्टिकुलर। क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स का मतलब होता है विवरण। क्या मतलब होता है? विवरण। क्या मतलब होता है इसका? विवरण। मतलब कोई पॉइंट अब लिखिए, बताऊंगा क्या मीनिंग होता है इसका। यहां लिखो आप एसेट्स, क्या लिखोगे? एसेट्स। और यहां लिख दो लायबिलिटी। क्या लिखोगे? लायबिलिटीज। और ये दोनों क्या होती है? इक्वल होती है। एसेट्स और लायबिलिटी हमेशा इक्वल होगी। अब मैं शुरू कर रहा हूं स्टेप को, आप इस हेडिंग को भी एक बार भूल जाइए, क्योंकि आपको जो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब ये बात पता चलेगी कि मैंने ऐसा क्यों लिखा, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट, ए ने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए, किस नाम के? कैपिटल के नाम के। तो दो इंपैक्ट क्या पड़ेंगे आपको माइंड में रखना है। पहला पॉइंट, जैसे ही मैं ए हूं, मान लीजिए मैंने कहा ये पकड़ो बिजनेस में 1 लाख रुपए, तो बिजनेस में 1 लाख रुपए आ गए, नगद आ गए ना बिजनेस में। किसका बात क्या गए? कैपिटल के नाम के। किसके नाम के? क्योंकि मैंने पूंजी लगाई है। तो कैपिटल हमारी क्या होती है? लायबिलिटी। इसमें तुम्हें ये भी पता चलेगा जो भी हमने वर्ड्स किए थे, टर्म्स की थी, उसमें कौन से एसेट्स होती है, कौन सी लायबिलिटी होती है, ठीक है? तो 1 लाख रुपए लगाए, तो यहां लिखेंगे हम बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। समझ में आ गई बात? ये तो पॉइंट मैं वैसे लिख रहा हूं जो बोल रहा हूं, जो भी ट्रांजेक्शन होगी। इसका मतलब है कि ये जो हम प्लस माइनस करें, क्यों कर रहे हैं कि इसके लिए। तो अगला पॉइंट है यहाँ पे, पहला पॉइंट लिखेंगे हम यहाँ पे, थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, यहाँ एक लाइन और लगा लीजिए आप, ऐसे एक लाइन और लगा लीजिए, ठीक है? और अब देखिए इसको, मान लीजिए ए एक पार्टनर है जिसने 1 लाख रुपए लगा के बिजनेस शुरू किया। तो 1 लाख रुपए बिजनेस में आ गए, किस बात के? कैपिटल के नाम के, पूंजी के नाम के। तो पूंजी तो दायित्व होती है, क्योंकि वो भुगतान मालिक का पैसा देना पड़ता है हमें। तो कैपिटल इधर लिखे, सबसे पहले लिखिए कैपिटल, कैपिटल, ठीक है? लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिखा, और इधर लिख लीजिए कैश। मैंने आपको एक बात बोली थी, एसेट्स और लायबिलिटी बराबर होएगी, ठीक है? अभी मैंने क्या कहा? 1 लाख रुपए बिजनेस में आए, तो क्या आया? पैसे आए। तो पैसे यहां कैश के नीचे 1 लाख रुपए लिख दो आप, ठीक है? और किस बात क्या है? कैपिटल के नाम के 1 लाख रुपए। तो अब आप ये देखिए, दोनों साइड बराबर है कि नहीं? इक्वल है, इक्वल। तो यही तो इक्वेशन है, 1 लाख रुपए बराबर 1 लाख रुपए, दोनों का इक्वल, हर ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट बराबर आना चाहिए। किस बात की एंट्री? ये बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो यहां लिख देंगे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, नगद लगा के व्यापार शुरू किया। ये पर्टिकुलर विवरण है कि भाई ये एंट्री किस बात की है, ठीक है? तो ये हमारा पॉइंट हुआ, पहला पॉइंट, 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया। और आगे बढ़ते हैं, 1 लाख रुपए बिजनेस शुरू कर दिया। अब क्या करेंगे हम? उस 1 लाख रुपए बिजनेस में आ गए। अब उस 1 लाख रुपए से क्या किया? 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीद लिया, नगद 10,000 रुपए हमने पे किए और बदले में फर्नीचर ले लिया। तो देखो दो बातें, मैंने कहा था 2 पॉइंट पकड़ने आपने। पॉइंट क्या है? फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज इन कैश। ये लिखोगे कि फर्नीचर नगद में खरीदा गया, फर्नीचर नगद में खरीदा गया। ये समझ रहे हो जो मैं लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, समझ जाओ तुम। फर्नीचर नगद में खरीदा, तो फर्नीचर अगर नगद में खरीदेंगे तो क्या होगा? उससे फर्नीचर आएगा। तो फर्नीचर तो एसेट्स होती है, और पैसा चला गया तो पैसा भी एसेट्स है। तो दोनों ही, एक दो वर्ड आया इससे, फर्नीचर खरीदा, एक तो पॉइंट आया कैश और दूसरा पॉइंट आया फर्नीचर, और दोनों ही एसेट्स हैं। कैश तो क्या हो रहा है? इससे कम हो रहा है, और फर्नीचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और है ना? क्यों? फर्नीचर आया तो फर्नीचर तो बढ़ गया, लेकिन पैसा चला गया तो कैश कम हो गया। तो इसको कैसे लिखें? दोनों की दोनों एसेट्स है,
तो एसेट साइड में लिखेंगे, कैश तो पहले से लिखा हुआ है तो नया कैश लिखने की जरूरत नहीं है। उसके नीचे 10,000 रुपए लिख दीजिए आप, ठीक है, 10,000 रुपए माइनस में ब्रैकेट भी लगाते हैं हम और माइनस का निशान भी लगाते हैं, ठीक है। आप माइनस का निशान लगा लो, फिर बता दूंगा ब्रैकेट को मैं क्यों कैसे करते हैं, ठीक है। माइनस का निशान लगा दिया आपने। और फर्नीचर, अब इसके नीचे नई एसेट है तो इतनी जगह छोड़ दीजिए बिल्कुल साफ, बीच में प्लस का निशान और यहाँ लिखिए फर्नीचर, क्या लिखोगे, फर्नीचर, और ठीक इसके आगे प्लस का निशान 10,000 रुपीज। ध्यान से देखिए क्वेश्चन फिर समझा रहा हूं मैं। 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा तो दो चीजों पर इफेक्ट पड़ेगा, एक नगद पे और दूसरा फर्नीचर पे। फर्नीचर तो आ गया मेरे पास में तो बढ़ गया, तो जोड़ दो, ऊपर लिखो फर्नीचर। लिखना का यानी साथ लिखना है, अमाउंट की जगह छोड़ दो बिल्कुल प्रॉपर, फिर प्लस का निशान फर्नीचर, फर्नीचर के नीचे फर्नीचर। इस लाइन का ट्रांजेक्शन था नहीं इसका, तो इसी के आगे लिखेंगे। और 10,000 कैश चला तो कैश को कम कर दो और फर्नीचर को जोड़ दो। पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये था हमारे पास में कि एक ट्रांजेक्शन ये होगी, ठीक है। अब देखिए और तो कोई इस ट्रांजेक्शन का और कोई इंपैक्ट नहीं है ना, तो 10 प्लस और 10 प्लस के 10 माइनस के 0 वाले, इधर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 0 ही तो, इधर कुछ भी नहीं है, तो इसके बिल्कुल ठीक से इक्वल का निशान लगाइए और डैश लगा दीजिए आप ऐसे, ठीक है। इसका मतलब है इधर भी डैश है, 0 है वैल्यू, इधर भी 0 है, दोनों तरफ कोई भी वैल्यू नहीं। आप 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 0 भी आप लिख सकते हैं कि 0, ठीक है, लेकिन मोस्टली डैश ही लगा देते हैं। और 0 चाहो तुम 0 लिख लो, चाहे नील लिख लो, एक बात है, 0 लिख लो कि 0, इसका मतलब इधर तो कोई इंपैक्ट है नहीं। तो इक्वल का मतलब क्या हुआ, इक्वेशन तभी तो बनेगी जब दोनों साइड बराबर चलती जाएंगी, इधर भी 0 है इधर भी 0 है, समझ में आ गया। इसीलिए इसको अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं कि इंपैक्ट दोनों साइड बराबर आएगा। अब अगला पॉइंट, बहुत सारी चीजें क्लियर करवाऊंगा मैं, ध्यान से देखिए। अगला पॉइंट, अभी क्या खरीदा था हमने, 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा था। अब और ले लेते हैं आगे पॉइंट। हमने लिया आगे पॉइंट कि 5,000 रुपए का गुड्स माल परचेज कर लिया नगद में। वर्ड देखो क्या बोल रहा हूं मैं, गुड्स परचेज इन कैश, नगद में खरीदा, तो यहां लिखेंगे गुड्स परचेज इन कैश। माल नगद में खरीदा तो माल आया, पैसे चले गए, तो पैसे तो लिखे हुए, तो पैसे के नीचे तो माइनस कर दो 5,000 रुपए। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट मैंने बोला कि गुड्स माल आया। अब गुड्स तो गुड्स आ गया तो प्लस में गुड्स करेंगे, और गुड्स को क्या लिखते हैं हम, स्टॉक, क्या लिखते हैं, स्टॉक। गुड्स का मतलब है कि माल, माल किसको बोलते हैं, माल, ठीक है, गुड्स, और उसका जो पैसा होता है स्टॉक में ऐड होता है, ठीक है, तो स्टॉक वर्ड यूज करते हैं। और ठीक इसके नीचे प्लस का निशान, प्लस ये यहां आ जाएगा, प्लस के नीचे प्लस और 5,000 रुपए, समझ में आ गई। अभी बीच में जगह खाली बच गई, तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, प्लस के नीचे प्लस और एक डैश लगा दो, ताकि आपको इक्वल रहे और कुछ नहीं है, चीज इक्वल रहे, ठीक है, समझ में आ गई बात। और चाहो तो 0 लिख सकते हो, इससे आपको इक्वल सी मतलब 0 लिख देगा इस तरह से, डैश भी लगा दो, ठीक है। तो ये कई पॉइंट होते हैं लिखने के, आपको जो ठीक लगे, पर प्रॉपर समझ में आना चाहिए। यू ना तुम डैश लगा दो, समझ में नहीं आ रहा कौन सा प्लस का निशान है कौन सा माइनस का है, ऐसा ना हो, ठीक है, वो बात ध्यान रखना। तो 5,000 आए गए और 5,000 का माल आ गया, दोनों तरफ 0, इधर कुछ भी नहीं हुआ तो 0, ठीक है भाई। अब अगला पॉइंट ले लेते हैं। अगला पॉइंट हुआ कि 3,000 रुपए का फर्नीचर खरीद लिया, लेकिन अब की बार क्या है, उधार खरीदा है। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे फर्नीचर परचेज इन क्रेडिट, ठीक है, या कुछ भी नहीं लिखा, उन्हें लिखा हुआ फर्नीचर परचेज। ये नहीं कहा इसने नगद में खरीदा, किससे खरीदा है, फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम। राम नाम का कोई आदमी था, उसे फर्नीचर खरीदा, तो क्या हुआ, फर्नीचर आया, बदले में पैसे जाते, लेकिन पैसे तो गए ही नहीं। क्या हुआ, एक तो पॉइंट क्या हुआ, फर्नीचर आया, एक पॉइंट क्या हुआ, कैश गया। तो फर्नीचर तो आया तो बढ़ गया, कैश जाएगा तो माइनस, लेकिन कैश तो दिया ही नहीं हमने, कैश नहीं दिया हमने, तो कैश नहीं दिया तो हम कैश किस आदमी को देंगे, राम को। तो कैश की जगह पे अब राम का नाम लिखेंगे कि नहीं, और जिससे हमने उधार माल खरीदा है उसको हमने पैसे देने हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। क्या बोलेंगे, तो राम हमारा क्या है, क्रेडिटर, पढ़ा था ना, लेनदार, जो हमारे से पैसे लेगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर राम हमारे से पैसे लेगा तो राम को हमें पैसे देने पड़ेंगे, तो इसका मतलब ये हमारा दायित्व हो गया। तो इसका मतलब दो इंपैक्ट कहाँ है, एक तो फर्नीचर और एक राम। फर्नीचर तो हमारी एसेट्स है और राम क्या है, दायित्व है, लायबिलिटी है, समझिए। तो इसका मतलब फर्नीचर, फर्नीचर तो लिखा हुआ पहले, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस उसके नीचे लिखा पहले फर्नीचर परचेज, ठीक उसके नीचे नगद में खरीदा था ना, सॉरी खरीदा है तो बढ़ गया 3,000 रुपए,
ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, इसको उधार खरीदा है, तो इधर और कोई इम्पैक्ट नहीं आया। दूसरा इम्पैक्ट किस पे आएगा, क्रेडिट लायबिलिटी है, तो प्लस का निशान यहाँ लिख लो, क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब राम, एक तरह से सब आ गए इसमें जितने भी है, और इसके साथ में को लिख के और यहाँ पे इसके बिल्कुल सीधे निशान लगा के 5000। अब देखो दोनों साइड, सॉरी 3000 का खरीदा था, 3000, तो देखो दोनों इक्वल हुए कि नहीं हुए। ठीक है, अब अगला पॉइंट वही, इसके साथ में जीरो लगा लो, प्लस का निशान, इसके साथ में जीरो लगा लो। इसका और कोई मतलब एक सिमेट्री सी बन जाती है, दिखने में अच्छा लगता है, समझने में आसानी नहीं होगी, तो जोड़ घटा करोगे तो दिक्कत नहीं होगी, इस वजह से हम इसको ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दो, जीरो लिख दो। आगे समझ में, देखो कितना बढ़िया पॉइंट है। तो मैं एक एक पॉइंट आपको इस तरह से क्लियर करवाता जाऊंगा, आप देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप। पहले मैंने नगद में फर्नीचर खरीदा, उसका बताया तुम्हें, अब मैंने उधार में फर्नीचर खरीदा, उसका बता दिया तुम्हें। ठीक है, अब और लेते हैं अगला पॉइंट, माल को नगद में खरीदा, मैंने तुम्हें वो बता दिया। अब लेते हैं माल को उधार खरीदना। मान लीजिए कहते हैं कि 10,000 रुपए का माल उधार खरीदा, गुड्स परचेज, क्या बोलते हैं अब की बार, गुड्स परचेज, नॉट इन कैश, नगद में नहीं है, किसी से भी खरीदा, राममोहन सोन, हमारे तो क्रेडिट है। तो माल खरीदा तो दो पॉइंट आएंगे, एक तो गुड्स, एक तो क्या पॉइंट रहेगा, गुड्स, और दूसरा पॉइंट खरीदा तो पैसे जाएंगे ना, कैश, लेकिन पैसे तो दिए नहीं हमने, तो जिसको देने हैं उसका नाम लिखना है, किसके नाम तो है नहीं, किससे खरीदा, तो क्रेडिटर। ठीक है, डायरेक्ट, और वैसे क्या देता, ए बी सी, किसी से भी खरीदेगा हमारे लिए तो वो क्रेडिटर ही है। ठीक है, तो इसका मतलब गुड्स क्या होती है, गुड्स तो एसेट्स होती है, और क्रेडिटर क्या होती है, क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, तो एक एसेट्स होगी, एक लायबिलिटी होगी। इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट दोनों साइड आएगा, किसी का एक तरफ था, किसी का दोनों तरफ था, बस दोनों साइड ही रहना, इक्वल आना चाहिए सब कुछ। तो गुड्स, गुड्स तो लिखा हुआ है पहले से, तो गुड्स खरीदा है ना, की बार भी गुड्स खरीद लिया 10,000 रुपीज का उधार, और इधर क्रेडिट इक्वल का निशान, और क्रेडिटर के नीचे 10,000 रुपीज, ये यहाँ पे जीरो लगा दो, उसी तरह से यहाँ पे प्लस का, प्लस के नीचे प्लस, जीरो और जीरो, इस एक सिमेट्री सी बन जाएगी, और कोई रोल इसका है नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका आया। मैंने आपको माल नगद कैसे खरीदा, उधार कैसे खरीदा, दो पॉइंट करवाए। फर्नीचर एसेट्स को नगद कैसे खरीदा, उधार कैसे खरीदा, मैंने ये पॉइंट बताए। अब लेते हैं और आगे। ठीक है, अब जो क्रेडिटर था, ठीक है, अब ये कहता है, मान लीजिए कि क्रेडिटर को हमने 5,000 रुपीज का पेमेंट कर दिया, कोई भी क्रेडिटर है उसको 5,000 रुपए का भुगतान कर दिया, तो क्रेडिटर्स को तो क्या लिखेंगे, कैश पेड टू क्रेडिटर, पेड टू क्रेडिटर, ये आपको लिखा मिलेगा क्वेश्चन में, हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, कैश पेड टू क्रेडिटर, लेनदार को 5,000 रुपए दिए, तो पैसे लेनदार को 5,000 रुपए दिए, तो 5,000 रुपए चले गए, माइनस हो गया ना पैसा, किसके पास चले गए, क्रेडिटर के पास। मान लीजिए पहले आपके पास 10 और 3 13,000 हैं, तेरा आपके खाते में 13,000 रुपए कोई मांगता है, आप क्या कहोगे, हमने इसको 5,000 रुपए दे दिए, घटा दे भी, अपने अपने मुनीम को बोलेंगे, अपने कैशियर को बोलेंगे कि भैया 5,000 रुपए इसके कम कर दो, हमने इसको दे दिए। अब कितने मांगता हमारे में, 8,000, तो 8 कैसे है, 5 माइनस ही तो किया ना हमने, तो सेम वही पॉइंट, 5,000 रुपए अगर पेमेंट करेंगे तो कैश में से 5,000 रुपए कम हो जाएंगे। ठीक है, और इधर क्रेडिटर में से 5,000 रुपए कम हो जाएंगे, क्योंकि क्रेडिटर की वैल्यू भी 5,000 कम होगी, क्योंकि हम उसको दे चुके हैं, अब वो हमारे में पैसे नहीं मांगता 5,000 वाला, और इसी तरह से कैश भी हमारा जितना भी था उसमें से 5,000 रुपए कम हो गए। ठीक है, उसी तरह से बाकी प्लस में जीरो, प्लस में जीरो, और ये जीरो, इस तरह से चल देगा। ठीक है, अगला पॉइंट ले लीजिए, और पॉइंट लेते हैं। अब इसने कहा कि दुकान का किराया था, 2,000 रुपए भुगतान कर दिया, रेंट पेड ₹2,000, तो जो किराया था वो भुगतान किया आपने, तो रेंट पेड 2,000, तो पैसे दिए नगद 2,000 रुपए चले गए, तो 2,000 रुपए माइनस कर दीजिए। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या हुआ, रेंट, क्या दे दिया तुमने, रेंट, और रेंट क्या है, ना तो एसेट्स है ना लायबिलिटी, यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का। कुल 4 चीजें होती है हमारे पास, कुल 4 चीजें होती हैं, एक होता है एसेट्स, याद रखना, एक होती है एसेट्स, एक होती है लायबिलिटी, और एक होती है इनकम, और एक होती है एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसिव, समझ लो तुम, खर्चे और आय। एसेट्स तो एसेट्स है सीधा सीधा, लायबिलिटी लायबिलिटी है। इनकम और एक्सपेंडिचर को यहाँ पे कहां दिखाएंगे, प्रभाव तो पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसको 2 जगह पे लिखना है,
किराए का भुगतान किया 2000 रुपए, तो पैसा चला गया, 2000 रुपए माइनस कर दिए। अब रेंट जो है दूसरा पॉइंट, खर्चा हो गया 2000, उस खर्चे को कहां लिखें? एसेट्स तो कह नहीं सकते खर्चे को, तो क्या करेंगे, याद रखना एसेट कोई भी तुम्हारे पास इनकम होएगी या एक्सपेंडिचर होएगा, उसका आपको एडजस्टमेंट कैपिटल में करना है। किसमें करना है? कैपिटल में। इनकम हो तो प्लस कर देना और एक्सपेंडिचर हो तो माइनस कर देना। समझ लेना पॉइंट, ठीक है। तो इसका मतलब अब दोबारा सुनिए, रेंट पेड 2000 रुपए का किराया दिया, तो 2000 रुपए चले गए, माइनस कर दिए। दूसरा पॉइंट है कि रेंट एक खर्चा था, जैसे ही दिमाग में आएगा खर्चा है तो सीधा इंपैक्ट कैपिटल पे जाएगा, खर्चा है तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। माइनस में 2000 रुपए ये लिख दो, ठीक है, क्योंकि हमने जितने पैसे बिजनेस में लगा रखे हैं, खर्चा होगा तो वो पैसा कम होता जाएगा और इनकम होगी तो पैसा बढ़ता जाएगा। बस सिंपल सा कैपिटल में एडजस्ट करना है। तो देखो दोनों साइड 2000 माइनस में, इधर भी 2000 हो गए बराबर। ऊपर देखिए 5000 माइनस में, 5000 माइनस में, इधर देखिए 10000 प्लस में, इधर भी 10 प्लस में, इधर 3 प्लस में, 3 प्लस में, इधर 5 माइनस 5 प्लस 0 हो गया तो 0 इधर, 0 इधर, इधर 10 माइनस 10 प्लस 0 इधर, 0 इधर, 1 लाख 1 लाख चल रहा नहीं बोले, इसीलिए इसको इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आगे पॉइंट लेते हैं। मैंने आपको परचेज बता दिया, माल कैसे परचेज करते हैं, ठीक है। मैंने आपको सेल बता दी, सेल सॉरी गुड एसेट्स कैसे परचेज करते हैं, मैंने आपको खर्चा बता दिया। अब एक एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। अगला और ले लीजिए कोई पॉइंट, जैसे अगला पॉइंट इसने कहा कि ₹10,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में 10,000 रुपए जमा करवा दिए, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में 10,000 रुपए जमा करवा दिए। तो आप खुद सोचिए, अगर बैंक में 10,000 रुपए जमा करवा दिए तो क्या होगा पॉइंट, बैंक में 10,000 रुपए जमा करवाए तो मेरे पास बिजनेसमैन ने 10,000 रुपए उठाए और बैंक में जमा करवा दिए, तो मेरे पास तो पैसा कम हो गया ना। तो पहला पॉइंट कैश कम हो गया, कितने रुपए, 10,000 रुपए। कैश में से आप 10,000 रुपए कम कर दीजिए, आई समझ में। लेकिन चले कहां गए, बैंक में, बैंक में तो जुड़ गए और बैंक में तो मेरी संपत्ति है। तो एसेट साइड में अगला पॉइंट लिख दो बैंक, क्या लिखोगे, बैंक, और उस प्लस के नीचे प्लस, और इसी तरह से उसके 10,000 रुपए बढ़ा दीजिए, समझ गए। इसमें अगर वही उसी तरह से अगर चाहो तो 0 प्लस में 0 आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से सिमेट्री बनती चली जाएगी, ये पॉइंट हुआ। और इधर क्या आया, कुछ भी नहीं, इधर 0 ही है, समझ गए। तो देखो 10 माइनस 10 प्लस 0, समझ आ गया। अगला पॉइंट बैंक से रिलेटेड, अब की बार मैं कहता हूं 3,000 रुपए बैंक से विड्रॉ कर लिए, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकाल लिए, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा नगद निकाल लिया। अब की बार मैं बैंक में गया और 3,000 रुपए निकाल के ले आया, तो मेरे पास में 3,000 रुपए नगद आ गए, नगद आ गए तो मेरे पास जो नगद पैसा था वो बढ़ गया, तो बढ़ा दो, कैश को 3,000 रुपए से प्लस कर दो। लेकिन जितने पैसे मेरे बैंक में जमा थे वहां तो कम हो गए ना 3,000 रुपए, तो वहां पे आप 3,000 रुपए माइनस कर दीजिए, ठीक है। बाकी कुछ इंपैक्ट पड़ा ही नहीं कहीं भी, ठीक है। ये लो 0। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको वही समझना है, ठीक है। तो ये पॉइंट है, कैश और बैंक के पॉइंट भी हो गए, जमा करने का भी, निकालने का भी, एसेट्स खरीदने का भी, गुड्स खरीदने का भी, खर्चे का भी हो गया, ठीक है। और पॉइंट लेते हैं एक, इंटरेस्ट, जैसे एक्सपेंसेस का किया था तो एक पॉइंट इनकम का ले लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, कहीं इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है विनियोग, बताया था ना कि जहां भी आप कुछ पैसा जमा करवा देते हो तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। वहां पैसा मेरा एफडी करवा रखी मैंने, या कहीं और शेयर खरीद रखे हैं, मेरे वहां पैसा जमा है, वहां से मुझे 1,000 रुपए का ब्याज मिल गया, तो मेरी इनकम हो गई ना। तो लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड, 1,000 रुपए का मुझे ब्याज मिला। तो ये 1,000 रुपए का जो मुझे ब्याज मिला है, इस ब्याज को हम क्या करेंगे, पैसा मिला तो जुड़ गए ना, कैश में जोड़ दो 1,000 रुपए, प्लस में प्लस लिखने की शुरू में तो कोई जरूरत नहीं होती, वैसे 1,000 रुपए हो गया। और इनकम है ये, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ब्याज मिला तो पैसे मिले नगद, जुड़ गए। लेकिन ये क्या मिला, इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट तो इनकम है, तो इनकम मतलब क्या हो जाएगी, कैपिटल में प्लस होनी चाहिए, तो कैपिटल में 1,000 रुपए को प्लस कर दो, ठीक है। और इस साइड में प्लस लिखने की, शुरुआत में प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, निशान पहला अपने आप प्लस ही होता है, ठीक है। अगर इसमें इसी पॉइंट को अगर मैं ले लूं कि इंटरेस्ट पेड
इंटरेस्ट का मैंने भुगतान किया, भाई किसी को ब्याज देना पड़ सकता है, तो इंटरेस्ट पेड 500 रुपए मैंने ब्याज का भुगतान कर दिया, तो मेरे पैसे चले गए ना। तो इंटरेस्ट पेड 500 रुपए माइनस कर दीजिए और 500 रुपए यहाँ पे, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव्ड तो हुआ तो इनकम थी तो मैंने प्लस की, और इंटरेस्ट पेड का मतलब है खर्चा है, और खर्चा है तो माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कर दो, माइनस में कर दो 500 रुपए। आगे समझ में? तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अभी आपको करना क्या अगला स्टेप, अगले स्टेप में ये आप कर लेना, ठीक, इसको 0 0 समझिए ना, ये सिमेट्री बनाने के लिए हम करते हैं ताकि आपसे कोई दिक्कत ना हो, और कुछ इसका रोल नहीं है। अब आप क्या करेंगे लास्ट में, ये ऐसे टोटल करेंगे, ठीक है, ये टोटल करेंगे। और अकाउंटिंग इक्वेशन करने के लिए आपको जो आपकी कॉपी होती है ना कोई भी, ठीक है, आपकी कॉपी इस तरह होती है, ठीक है, तो आपको ऐसे अगर करोगे तो छोटे पेज होते हैं, उसको बनेगा नहीं, आपने कॉपी को ऐसे कर लेना है, और इस तरह से जो लंबे पेज होंगे फिर उसमें से आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर जब तक चलेगा आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अब देखिए इसको, अब हम इसका स्टेप बाय स्टेप टोटल करें। देखो कैश का देखिए, पहले 1 लाख था, 10 चले गए 90 बचे, 5 फिर चले गए 85 बचे, 5 फिर चले गए 80 बचे, 5 2000 फिर चले गए 78 बचे, ठीक है, 10,000 फिर चले गए 68 बचे, 3,000 प्लस कर दो 71 हो गए, 1000 पे प्लस कर दो 72 हो गए, और 500 माइनस कर दो 71,500, तो 71,500 आगे कि नहीं आ गया, ठीक है। अब अगला पॉइंट लो, फर्नीचर का टोटल 10,000 और 13,000 और कुछ है ही नहीं, प्लस के 13,000 रुपए। अगला इसी तरह से प्लस कर दो स्टॉक 5 और 10 15,000 रुपए, और इसी तरह से ये निशान प्लस के 10,000 माइनस के दिन तो प्लस का ही आएगा 7,000 रुपए, इस तरह से हम लिख देंगे, ठीक है, और इक्वल टू साइन। इसी तरह से हम इसका टोटल कर देंगे, 1 लाख है, 2,000 के तो 98,000 बचे, 98 और 1 हुआ था 99,000 हो गए वापस, 500 चले गए तो 98,500, तो 98,500 रुपए यहाँ ले लो, और इधर आ जाएगा प्लस का निशान, क्रेडिट कितना हुआ 3,000 और 10 13,000, 13 में से 5 गए तो 8,000, इस तरह से ये होगा, तो ये टोटल हो गया। अब अगली लाइन में फिर लिखो, अगली लाइन में, ठीक है, नेक्स्ट में अब की बार क्या करोगे, इन तीनों का टोटल, चार जितने पॉइंट सबका टोटल लिख दो इकट्ठा एक ही जगह पे कहीं भी लिख दिया, और इसी तरह से इसका टोटल एक साथ लिख दो यहाँ पे, समझ में आ गई। ये दोनों की दोनों साइड बराबर ही चलेंगी, क्यों, जितना दोनों साइड जब बराबर चलती हैं तो अपने आप ही बराबर आएंगी, यही आपकी पहचान है, यही आपका अकाउंटिंग इक्वेशन है। कुछ समझ में आया पॉइंट, मैंने भी बेसिक पॉइंट बताए हैं आपको, अभी हम कुछ और भी समझेंगे। अब आप इसकी मैं समरी आपको एक देसी भाषा में समझा देता हूं, अभी क्यों करते हैं ऐसे समझिए। आपके मम्मी पापा ने आपको 1,000 रुपए दिए, जैसे हमने 1 लाख रुपए दिए थे, ठीक है, 1,000 रुपए दिए, और ये कहा बेटा अब बाजार जाओ, कितने रुपए दिए आपको 1,000 रुपए, और ये कहा बाजार जाइए और सामान लेके आइए। आपने क्या किया, 100 रुपए का आटा ले लिया, 50 रुपए की चाय की पत्ती ले ली, 100 रुपए का कोई और सामान ले लिया, 50 रुपए कुछ और ले लिया, ठीक है, 10 रुपया कुछ ले लिया, 40 का कुछ ले लिया, 50 का कुछ ले लिया, ठीक है, 200 रुपए का कुछ ले लिया, इस तरह से आप सामान लेते चले गए, 100 रुपया कुछ ले लिया। आगे समझ में, जब आप घर आ गए, वापस घर आ गए, तो आपके पापा ने पूछा हाँ भाई क्या लेके आए हो, तो उसने कहा पापा, आपने कहा कि 300 300 600, आपने कहा कि 300 रुपए, आपने अपने पापा को कहा कि पापा ये पकड़ो 300 रुपए बच गए, आपके पापा कहेंगे 300 रुपए बचा के ले आया, इसका मतलब तुम 700 रुपए का सामान लेके आए हो, तो देखो टोटल, तो जब किया 100, कितने रुपए का कितना माल लेके आए, सबका टोटल प्लस में बचा हुआ पैसा 1,000 के बराबर आना चाहिए, नहीं, तो यही तो बात है इक्वेशन का मतलब क्या किया, हमारे पास क्या था भाई, अगर मेरे पास, मैंने यहां से 10,000 रुपए अगर मैंने खर्च कर दिए, तो बदले में कुछ तो आया, एक चीज गई एक आएगी, एक चीज जाएगी एक चीज आएगी, तो इक्वेशन में डबल एंट्री होगी हमेशा, ठीक है, बराबर इंपैक्ट आएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है, अगर मैं इसका टोटल कर लूं दोनों साइड का, इसका टोटल आया मान लीजिए 1,10,000, इसका टोटल आया मान लीजिए 1,09,000, 1,000 रुपए का डिफरेंस आ गया, तो मुझे 1 मिनट में पता चल जाएगा कि मेरी कहीं ना कहीं टोटल में या कोई ना कोई पॉइंट 1,000 रुपए का मेरे से लिखना रह गया, समझ गए, तो गलतियां पकड़ में आ जाती है। इस तरह से आज की हमारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल की फर्स्ट क्लास थी, और ये फर्स्ट क्लास थी मतलब पार्ट 1 था, अभी हम इसको और पूरा करेंगे, मेरी कोशिश है एक और, पर अगर हमें एक नहीं 2 पार्ट भी बनाने पड़े तो हम उसमें क्लियर करेंगे, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट 2 पार्ट में हम इसको और क्लियर कर लेंगे, एक में मुझे नहीं लगता हो पाएगा, ठीक है, हम 2 में करेंगे इसको क्लियर, तो सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है, आप इसको देखिए ढंग से।
अगली क्लास कल करते हैं, ठीक है, ओके।